हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता होगा CHSL SSC CHSL का एग्ज़ाम हो रहा है इस समय फ़िलहाल में, और आज हम उसी का रिव्यू कराने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा 12 अक्टूबर जो आपका पिछला सेट हुआ था, 3 सेट मतलब 3 शिफ्ट में हो रहा है पेपर ना, तो 12 अक्टूबर का सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हुए हैं। मैथ, रीजनिंग और जीके का जितना हमको मिल सका, जितना हम रिव्यू कराने पे पा सके उसको, तो बस वो चीज़ हमें मिला हुआ है। हम उस सारे क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे और आंसर बताते हुए चलेंगे आप लोग को। बस आप लोग क्या काम करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस समय। तो बस ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, कहेंगे सिंपल टू मॉडरेट। मैथ तो बिल्कुल हलवा है दोस्तों, अभी हम सॉल्व करेंगे आपके सामने, देखिएगा बस। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बताएंगे सासाराम। कहाँ पे दोस्तों? सासाराम। सासाराम बिहार में, बिहार में सासाराम। अब आपको यहाँ से क्या करना है, हमको जितने भी मकबरे हैं सबके, जितने भी मुगल बादशाह, मुगल हैं हमारे, मुगल शासक रहे हैं, सबका मकबरा याद कर लेना। जैसे कि शाहजहां का आगरा बता देंगे, जैसे कि बाबर का काबुल बता देंगे आप। इसके बाद अकबर का सिकंदरपुर करके है, सिकंदराबाद करके है, उसमें यूपी में जो सिकंदराबाद पड़ता है वहां पे, उसको बता देंगे। हुमायूं का दिल्ली में, यह बता देंगे। इसके बाद शेरशाह का आ गया सासाराम, यह बता देंगे बिहार में है। ठीक है, यह रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं रिपीट नहीं हो सकता। औरंगजेब का दौलताबाद आपका पड़ता है औरंगाबाद की तरफ, वहां पे पड़ता है। जहांगीर का लाहौर में है, ये बता देंगे। बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल शासक था 1857 की क्रांति में, उसे रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। रंगून कहाँ पड़ता है बता देंगे, म्यांमार में रंगून पड़ता है। ठीक है, वहां पे उसका था। तो इस तरह सारे आपको याद रखने हैं। अगर क्रम से पूछ लेता है दोस्तों, आप बताइए क्रम बताइए, चौथे नंबर का बस मुगल कौन था, तो बता देंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब आ जाता है। इस तरह सबको बता देंगे, और सबका क्रम भी याद रखना है आपको, क्योंकि पानीपत की लड़ाई 1526 के बाद एंट्री हुई थी इन लोग की, तो यह भी याद रखना है। इसमें इब्राहिम लोदी हारा था, लोदी वंश जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश लोदी वंश को हार मिली थी। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है गारफील्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? गारफील्ड दोस्तों, गारफील्ड ट्रॉफी किस फील्ड से संबंधित है? बता देंगे क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट, गारफील्ड ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? वर्तमान में विदेश सचिव कौन बने हैं? बता देंगे हर्षवर्धन श्रृंगला। क्या नाम है? हर्षवर्धन श्रृंगला नाम है इनका, इसको बता देंगे दोस्तों। इसके बाद पूछा गया था 17वीं लोकसभा में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण बता देंगे। क्या बता देंगे? निर्मला सीतारमण, यही तो आपके वित्त मंत्री हैं। ठीक है, सीतारमण। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बता देंगे 1 अप्रैल 1935 का इसका स्थापना हुआ था। इस वजह से 1 अप्रैल को ही इसके हम लोग मनाते हैं स्थापना दिवस। और इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बता देंगे 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1949 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो पूछा गया था उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका, अगर देखा जाए ये आपका ये एशिया हो गया, एशिया, और यहीं पे आपका अफ्रीका, यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका, और यहाँ पे आपका रेड सी है, इधर मेडिटेरियन सी है। तो रेड सी जो दोस्तों है, यह मेडिटेरियन सी जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, और जो रेड सी है वह एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। इसको याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी, 28 फरवरी याद रखेंगे, 28 फेब को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यह पूछा गया था 2019 फिजिक्स का नोबेल किसे मिला? अभी हाल में आपका 2020 वाला नोबेल अवार्ड दिया गया है, तो इसको याद रखेंगे। इसको इस ईयर नहीं पूछेगा, 2019 वाला आप लोग बस करके जाइएगा, यह आगे आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इसका पेपर तो पहले से बन चुका है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, 2019 का पूरा नोबेल पढ़ लेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जितने भी नोबेल दिए जाते हैं। नोबेल की शुरुआत 1901 में हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 2019 फिजिक्स के नोबेल किसे मिला है? तो बता देंगे माइकल मेयर। देखिए इसमें ऑप्शन में दिया था माइकल मेयर, और बाकी 3 ऑप्शन अलग दिए थे, तो इसमें माइकल मेयर सही था, और बाकी 3 लोग को दिया गया इस बार फिजिक्स का 2019 वाले में। तो बता देंगे माइकल मेयर, जेम्स पीबल और डिडियर क्लोजो, माइकल मेयर और जेम्स पीबल, याद रखेंगे। इसके बाद साहित्य का नोबेल अवार्ड किसे मिला गया है? ये भी पूछ सकता है आपका, साहित्य मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो बता देंगे पीटर हैंडके। क्या नाम है? पीटर हैंडके को मिला है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इसके बाद भारतीय संविधान में फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद किसमें है? तो बता देंगे 360 में। इसके बाद राष्ट्रीय इमरजेंसी किसमें है? तो बता देंगे
52 में। इसके बाद जो आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है यह किस में है, तो बता देंगे 356 में। यह तीनों याद रखेंगे इमरजेंसी। इसके बाद संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो बता देंगे जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन अंगीकृत कब हुआ था, तो बता देंगे 26 जनवरी, यहाँ पे होगा ना 26 जनवरी को लागू हुआ था। लेकिन संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, 1949 को अंगीकृत हुआ था। बस इसी जगह हम लोग इसी दिन मनाते हैं अपना संविधान दिवस, इसको याद रखेंगे। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, तो बता देंगे राखलदास बनर्जी ने। कब किया था, बता देंगे 1924 में। 1924 में राखलदास बनर्जी ने किया था, याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में पड़ जाता है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 साल। राष्ट्रपति के लिए भी 35 साल, राज्यपाल के लिए भी 35 साल। अगर मुख्यमंत्री का पूछता है और आपका पीएम का पूछता है तो बता देंगे 25 साल मिनिमम, मैक्सिमम 30 साल। क्योंकि अगर राज्यसभा से वो चुने जाते हैं तो उनका मिनिमम एज 30 साल होना चाहिए, ठीक है। अगर लोकसभा से चुने जाते हैं या फिर राज्य में विधानसभा से चुने जाते हैं मुख्यमंत्री, और लोकसभा से आपके पीएम चुने जाते हैं, तो उनका एज मिनिमम 25 साल रहना चाहिए, इसको याद रखेंगे। अगर राज्यसभा और विधान परिषद से चुना जाता है कोई सीएम या फिर पीएम, तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल, मैक्सिमम कुछ भी हो, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे, गंगोत्री। यह हम ज्योग्राफी पूरा डिटेल से पढ़ा रहे हैं, मैप बना के, आप लोग उसमें आकर पढ़िए। गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में पड़ता है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है, देखेंगे आप लोग ध्यान से। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ना, इस वजह से फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए 2018 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया, तो अमिताभ बच्चन। बताएंगे अमिताभ बच्चन को कौन से नंबर का, 50वें नंबर का, 50वें नंबर का। अब दादा साहब फाल्के कब शुरू हुआ था, 1969 में शुरू हुआ था, 1969 में आपका एक नोबल अवार्ड, नोबल 6 फील्ड में दिया जाता है, तो जो अर्थशास्त्र वाला है वो भी 1969 में शुरू हुआ था। नील आर्मस्ट्रांग जो गए थे आपके मून पे, वो भी 1969 में ही गए थे, ठीक है। ये सब याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, पुलिकट झील कहाँ स्थित है, पुलिकट झील आपको पता होगा, जो हमारा कोस्टल एरिया है। अगर बनाए भारत का मैप ऐसे, जो हमारा कोस्टल एरिया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश पड़ जाता है, यहाँ पे आपका तमिलनाडु पड़ जाता है, तो दोनों के बीच में, मतलब कि दोनों के बिल्कुल बॉर्डर पे हमारा कौन सा पड़ जाता है दोस्तों, पुलिकट लेक पड़ जाता है, इसको याद रखेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया रहेगा, अगर आंध्र प्रदेश दिया तो आंध्र प्रदेश लगाए होंगे, या फिर तमिलनाडु अगर दिया है तमिलनाडु लगा दिए होंगे। चलिए, खून का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो बता देंगे 7.4 वो रहा होगा उसमें। खून का पीएच 7.4, मूत्र का पीएच जो होता है मूत्र का 6.4 होता है दोस्तों। इसके बाद टूथपेस्ट, जो हम लोग ब्रश करते हैं टूथपेस्ट, क्योंकि हम लोग जब रात में खाना खा के सोते हैं तो उसमें एसिडिक हमारा जो दांत होता है, दांत की क्षरण होने लगेगी यार, हम लोग बेसिक नहीं करेंगे तो, क्योंकि 7 तक जो होता है, 7 पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर 7 तक, फिर उसके बाद 14 तक। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, इधर जाएंगे तो क्षारीय मिलता है, इधर जाएंगे तो अम्लीय मिलता है। सबसे ज्यादा अम्लीय HCl, डायलूट HCl होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है हमारा शुद्ध पानी हो गया, जैसे वो हमारा हो गया हमारा 7 न्यूट्रल होता है, इसको याद रखेंगे। और इधर क्षारीय चला जाता है, मतलब कि टूथपेस्ट का जो हमारा पीएच होता है वो 8 से लेकर 10 तक होता है, 8 से 10 के बीच में होता है, क्षारीय होता है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगर पूछा जाता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्रिस्टल अवार्ड, सारा अवार्ड का वीडियो है चैनल पे, आइए आप लोग। जितने भी अवार्ड हैं दोस्तों, कम से कम 20 से 25 अवार्ड, 12-13 मिनट के, पूरा अच्छे से प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग देख कर ही जाएंगे उसे। क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसने जीता, तो बता देंगे दीपिका पादुकोण अभिनेत्री, दीपिका पादुकोण ने जीता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। दीपिका पादुकोण ने आपका कौन सा अवार्ड जीता है, क्रिस्टल अवार्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, हड़प नीति का जनक किसे माना जाता है, हड़प नीति, तो लॉर्ड डलहौजी। आपको पता होगा इसका शासन 1856 तक रहता है। इसके बाद कैनिंग आ जाते हैं, कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल रहते हैं भारत के, और पहले वायसराय रहते हैं, तो याद रखेंगे। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की स्थापना कब की गई, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी की टर्मिनल की स्थापना कब की गई, तो बता देंगे मई 1853 में। कब दोस्तों, मई 1853 में, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है, जो 1973 में शुरू किया गया था, वह नेशनल पार्क, मतलब जो नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू किया गया था, उसकी शुरुआत किस नेशनल पार्क से हुई थी, तो बता देंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। किससे दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे, तो बता देंगे अंबिकाचरण मजूमदार, इसको याद रखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले आपका वंदे मातरम गाया गया था, बता देंगे 1996 वाले अधिवेशन में सबसे पहले आपका वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले आपका
जनगण मनगढ़ गाया गया था? बता देंगे कांग्रेस के 1911 वाले अनुच्छेदन में सेशन में आईएनसी वाला जो अध्यक्षता हुई थी उस समय सबसे पहले जनगण मनगढ़ गाया गया था। 1911 में ही आपका दिल्ली के लिए बिल पारित हुआ था दिल्ली बनाने का। बाद में 1912 में दिल्ली हमारा कैपिटल बन जाता है, इसको याद रखेंगे। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो बता देंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है। जितने भी फैसला होते हैं, जितने भी मनी बिल होते हैं, धन विधेयक बिल, वह उनके कहने पर ही बनता है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बता देंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष इसमें कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं। सौरभ गांगुली, वरिष्ठ क्रिकेटर सौरभ गांगुली, ये हमारे इसमें बीसीसीआई की अध्यक्षता कर रहे हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बता देंगे 1928 में हुआ था। इसमें बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी जनरल है कौन है? बता देंगे अमित शाह के बेटे जय साहब, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बता देंगे तीर अंदाजी। जितने भी इस समय आ रहा है देश के सारे याद करें, जैसे कि बेसबॉल आपका, जैसे आपका वॉलीबॉल हो गया, बेसबॉल टेनिस टेबल चाइना का, बेसबॉल आपका अमेरिका का, ये सब याद रखेंगे। क्रिकेट भारत पाकिस्तान का, भारत पाकिस्तान का। इसके बाद आप भारत पाकिस्तान का हॉकी, क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। इस तरह सारे खेल आप याद रखेंगे दोस्तों। और आपका बताइए जो बैल को लड़ाने वाला स्पेन में होता है, यह याद रखेंगे, जो बैल की लड़ाई होती है, ठीक है। इसमें वही प्रतिबंध भी लगा था आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसको याद रखेंगे। साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में है? तो बता देंगे केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो केरल में, साइलेंट वैली केरल में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान किसका है? स्मार्ट सिटी में 2020 का जो इंडेक्स आया स्मार्ट सिटी का, सबसे पहला नंबर पर कौन सा शहर है भारत का? बता देंगे हैदराबाद, तेलंगाना का कैपिटल। तेलंगाना के अगर पूछा जाए इसमें गवर्नर कौन है? बता देंगे आपका तमिलसाई सौंदरराजन, सी चंद्रशेखर वहां के सीएम है, याद रखेंगे ये सब, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या फिर कि दिया गया है? राज्य विधानमंडल की बात कर रहा है, विधानमंडल, विधान परिषद की नहीं बात कर रहा है। विधानमंडल मतलब विधानमंडल के अंदर विधान परिषद, विधानसभा दोनों आ जाता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? बता देंगे 168 अनुच्छेद के अंदर है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या बोल रहा है? मिस यूनिवर्स। अब देखिए मिस यूनिवर्स 2019 में कौन बनी थी? बता देंगे जोजीबिनी टुंजी। क्या नाम है? जोजीबिनी टुंजी जी हैं। यह कहाँ के हैं दोस्तों? साउथ अफ्रीका की हैं, याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका की हैं। उसके बाद मिस वर्ल्ड भी पूछ सकता है आपसे। मिस वर्ल्ड 2019 कौन बना था? बता देंगे टोनी एन सिंह। यह कहाँ की? जमैका की हैं, याद रखेंगे। अब 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया? तो बता देंगे 5 लोग को। 2020 वाला भी जो मिला है तो याद रखेंगे 2020 में 5 लोग को, और 2019 में कितने लोग को दिया गया था? तो बता देंगे 2 लोग को दिया गया था, है ना। जो आपके बजरंग पुनिया थे एक, और एक दीपा मलिक थी जो वहाँ की आपके हरियाणा के थे, ये दोनों लोग, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हैदराबाद शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो बता देंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, ठीक, इनके द्वारा स्थापित किया गया हैदराबाद। वायुमंडल में ओजोन परत किस मंडल में स्थित होता है? वायुमंडल में हमारे देखा जाए तो 5 रेयर होते हैं जो हमारे मंडल होते हैं। कौन सा? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ठीक है दोस्तों। और ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में ही पाया जाता है आपका ओजोस्फीयर, जो ओजोन होता है नीचे से 50 किलोमीटर, मतलब कि पहला जो लेयर होता है आपका ट्रोपोस्फीयर जो होता है दोस्तों, वह हमारा होता है लगभग 10 किलोमीटर तक। उसके बाद अगर ध्रुवों पे देखा जाए, ध्रुवों पे उसका हो जाता है डिस्टेंस, इसको याद रखेंगे आप लोग। हाँ दोस्तों, आपके कितने हो गए लेयर बताए तो? समता, देखिए पहला ट्रोपोस्फीयर मतलब कि क्षोभ मंडल जिसको बोला जाता है, फिर समताप मंडल मतलब कि ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। इस तरह 5 लेयर होते हैं। जो हमारा ओजोस्फीयर होता है दोस्तों, वो आपके समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में पाया जाता है। अधिकतर समताप मंडल में ही पाया जाता है। नीचे से अगर देखा जाए समतल से हमारे 50 किलोमीटर की ऊंचाई पाया जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसकी 50 किलोमीटर की जो लेयर होती है उसी को बोला जाता है ओजोन स्फीयर, जो कि प्रकाश के यूवी रेस को आने से रोकता है, सूर्य के यूवी रेस को आने से रोकता है। अगर बोला जाए आपके ओजोन का फार्मूला क्या है तो बता देंगे O3। क्या है? O3 होता है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो बता देंगे प्राक्कलन समिति। अगर पूछा जाता है कौन सी संसदीय समिति सबसे बड़ी होती है तो बता देंगे लोक लेखा समिति, जिसमें 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 कहाँ के होते हैं? आपके लोकसभा के होते हैं, इसको याद रखेंगे। लोकसभा राज्यसभा के होते हैं, दोनों में होते हैं उसमें। और जो सबसे मतलब कि किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं तो बता देंगे आप प्राक्कलन समिति है। अब बताइए कांडला पोर्ट। अब देखिएगा
मैप बनाते हैं, एक ध्यान से देखेंगे आप लोग। कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ स्थित है? जैसे कि आपका यह मैप है, ठीक है, इस तरह है, रफली ध्यान से देखेंगे। ये गुजरात है, गुजरात का जो यहाँ पे दोस्तों वही कांडला पोर्ट है, इसी को जाना जाता है ज्वारी पोर्ट, ज्वारी पोर्ट, ज्वारी पोर्ट। इसी का नाम बदल के रख दिया गया है, इसको याद रखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ज्वारी पोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है, दीनदयाल उपाध्याय। पूछा गया है आपसे जो आपका कांडला पोर्ट है उसका नाम क्या रखा गया है, तो बता देंगे दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, इसको याद रखेंगे। इसके बाद सबसे गहरा अगर पूछा जाए, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई बता देंगे, मुंबई के टेकअप करने के लिए। इसी जगह नहावा सेवा करके, नहावा सेवा करके एक पोर्ट बनाया गया मुंबई में ही, महाराष्ट्र में ही, ठीक है दोस्तों। एक मुंबई हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया, सॉरी नहावा सेवा हो गया, या महाराष्ट्र के अंदर आ गया। इसके बाद सबसे गहरा पोर्ट अगर पूछा जाता है कौन है, तो बता देंगे आप विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश में है, सॉरी आपका कहाँ पे दोस्तों, यह विशाखापट्टनम, तो बता देंगे आप आंध्र प्रदेश में, सही तो है, आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस बता देंगे 19 दिसंबर 1961, क्योंकि पुर्तगालियों से इसी समय हमारा गोवा आजाद हुआ था, 19 दिसंबर 1961, ठीक है। यह सबसे पहले आने वाले, सबसे पहले हड़पा जाने वाला हमारा राज्य भी रहता है, और सबसे बाद में आजाद होने वाला भी यही रहता है, इसको याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर बताएंगे। कहाँ पे है? तो गुजरात में है, गुजरात में अहमदाबाद में, अहमदाबाद के नर्मदा नदी के किनारे। इसको याद रखेंगे। किसकी मूर्ति है? तो बताएंगे वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। कौन बनाया था? बताएंगे सेन करके कोई था, आपको बता देंगे उसका नाम, उनको अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसमें नाम देखिए स्ट्राइक नहीं कर रहा है, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद अगर पूछा जाता है वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्टैचू कौन सी है, तो बता देंगे वल्लभ भाई पटेल जी का, जो आपका यहाँ पे है अहमदाबाद में, ठीक है, उसको याद रखेंगे। चलिए 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस स्थान पर होती है? बस म्यांमार, उसको म्यांमार का एक रंगून जगह रहता है, वहीं पर होता है उसका, तो इस तरह भी पूछ सकता है, रंगून भी दे सकता है, म्यांमार भी। तो बता देंगे किस देश में हुआ है, तो म्यांमार में हुआ है। और इस समय म्यांमार में एक सितवे पोर्ट भी की स्थापना हुई है, जो इस समय मोदी जी इनॉग्रेट करने गए थे ना, उसकी पूरी ऑडियो सेशन प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बता देंगे 12 जनवरी को। किसके याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की उस समय डेट ऑफ बर्थ होता है, उनका जन्म हुआ रहता है, उनके याद में मनाया जाता है, ठीक है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बता देंगे असम से संबंधित है। बिहू लोक नृत्य असम से संबंधित है। इसी तरह गरबा, डांडिया गुजरात से संबंधित है। इस तरह सब याद रखेंगे। जैसे कि नौटंकी महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। आपका बहुत सारे हैं, आप आइए प्लेलिस्ट में अच्छे से पढ़िए। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, जो आपके पहले कानून मंत्री रहते हैं, ठीक है दोस्तों। यह रहा आपका पूरा का पूरा जीके। हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का, याद रखिएगा आप लोग। इस चीज़ को अगर इतना देखे होंगे तो इसको रिव्यू करके ही जाएंगे आप लोग बिल्कुल अच्छे से। यह था आपका जीके। अब देखिए मैथ स्टार्ट करते हैं। मैथ में बिल्कुल हलवा हलवा क्वेश्चन आया है, आप लोग देखते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है यक्स, देखिए यक्स माइनस 2i बराबर 3 है और यक्स वाई बराबर 5 है। तो हमको वैल्यू बताना है किसका? यक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसका वैल्यू बता दीजिए आप लोग। देखिए वैल्यू पुटिंग से करेंगे अच्छे से। देखिए अगर इसकी वैल्यू हम लोग 5 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं, तो 5 2 एकम 2, 5 माइनस 2 बराबर 3 आ गया। तो अब देखिए 5 गुणे 1 भी कर रहे हैं तब भी 5 आ जा रहा है, मतलब यह दोनों संतुष्ट हो गया इक्वेशन। 5 माइनस 2 एकम 2 तो 3 आ गया, 5 एकम 5 मतलब कि 5 आ गया। बस अगर ये दोनों इक्वेशन संतुष्ट है तो यह वाला जो पूछा है वो भी संतुष्ट करेगा, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1, ठीक है। 5 5 25 माइनस 4 कर देंगे तो 21 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग कॉपी भी नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कहिए कि ना के बराबर, बिल्कुल इजी लेवल मैथ आया था, है ना। चलिए यक्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ यक्स रेशियो वाई इक्वल टू 3 रेशियो 4, ठीक है। और वाई रेशियो जेड की वैल्यू दिया है हमको 5 रेशियो 2। अब इसके बाद पूछ लिया है और टोटल वैल्यू दिया था, मतलब कि दे दिया था 8600 रुपये, 8600 रुपये है। तो बताइए वाई को कितना मिलेगा, वाई को कितना रुपये मिलेगा? 8600 रुपये में 8600 रुपये दिया था, जो क्वेश्चन हमको स्टूडेंट से मिला है 8600 रुपये था, उसमें एक्स वाई का रेशियो दिया था, वाई जो जेड का रेशियो दिया था। पूछा था वाई को कितने रुपए मिलेंगे, तो बस इसका रेशियो निकाल दीजिए, एक्स रेशियो वाई बराबर 3 रेशियो 4 और यहाँ पे कर देंगे जेड रेशियो वाई। इसको हम इधर कर लिए तो 2 रेशियो 5 हो जाएगा, 5 रेशियो 2 से, ठीक है। अब इसके यहाँ पे हम कर लेंगे एक्स रेशियो, देखिए तो इसको कर लीजिए वाई रेशियो जेड, सही तो था, वाई रेशियो जेड ही रहने दीजिए इसे, ठीक है। 5 रेशियो 2 हो जाएगा, 5 रेशियो 2। यहाँ देखिए एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, तो 3 5 15, 4 5 5 चौके 20 और 2 चौके 8। अब देखिए पूछा गया हमसे वाई की वैल्यू बताइए। ये हमारा जो है तीनों का है, यानी कि 15 20 8, 20 10 30 5 35, 35 5 40 3 43, 43 के बराबर कर दीजिए 8600 को, ठीक है। यहाँ से काट लीजिए, 2 बार में गया 200, यानी कि एक बराबर जब 200 आ गया तो पूछा हमसे वाई की वैल्यू, तो वाई का कितना है 20 है, तो 20 गुणे 200 कर दीजिए,
तो 2 दूनी 4 यानी कि 4000 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 दूनी 4 और 3 जीरो लगा देंगे, 4000 रुपये मिलेगा वाई को। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपका ट्रिग्नोमेट्री से आया है, ध्यान से देखेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा माइनस सॉरी प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 8 दिया हुआ है। हमसे पूछ लिया है कॉट थीटा की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू? कॉट थीटा की वैल्यू पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम 10 बनाएंगे देंगे, या फिर कह लीजिए, ठीक है, हमको क्या पूछा है, कॉट थीटा की वैल्यू पूछा हुआ है। हम यहाँ पे बस सीधा साधा क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको हम ध्यान से क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे इसमें। कंपोनेंडो जब डिविडेंडो लगाएंगे तो यहाँ पे 2 कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 कॉस थीटा अपन 2 साइन थीटा, ठीक है, यही बचेगा ना। 2 साइन थीटा बराबर 8 दिया हुआ है, ये कटेगा तो कॉट थीटा बराबर कितना आ गया दोस्तों, आपका आ गया कॉट थीटा बराबर, देखिए तो गलत हो रहा है क्या? सही तो है। आपसे पूछा था कॉट थीटा ही ना, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको प्लस करेंगे तो ऊपर आएगा साइन थीटा, ऊपर आएगा 2 साइन थीटा ना, 2 साइन थीटा अपन 2 कॉस थीटा आएगा, तो 2 गया, बचा 10 थीटा, 10 थीटा बराबर 8 आ गया, इसको पलट देंगे, कॉट थीटा की वैल्यू 1/8 आ जाएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ा सा सोचना भी नहीं पड़ेगा, अच्छा इजी से हो जाएंगे, बस वहाँ पे कंसल्टेशन बनाकर अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी नहीं बिल्कुल, ठीक है। हम तो यहाँ पे रिव्यू करा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन। अब देखिए cos x माइनस वाई, यह क्वेश्चन है नेक्स्ट। cos x माइनस वाई बराबर दिया था √3/2 और साइन x प्लस वाई बराबर हमको दिया था, कितना दिया था, 1/√2 साइन एक्स प्लस वाई और cos x माइनस वाई बराबर √3/2 दिया है। तो हमसे पूछा है किसका, x की वैल्यू बता दीजिए भैया x। अब देखिए यहाँ पे cos x माइनस वाई बराबर √3/2 यानी कि जो cos की किस मान के लिए यह वैल्यू √3/2 होता है, तो बता देंगे x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो √3/2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1/√2 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका 45। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो वही कट जाएगा, 2x इक्वल टू आ जाएगा 75 और x की वैल्यू आ जाएगी 75/2, 75/2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी था, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, बिल्कुल इसी पे आधारित है जैसे बताएं आपकी। इसमें देखिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट था, कोसेक, दूसरे से पूछा था कोसेक x प्लस वाई, बिल्कुल इसका भी आंसर सेम आएगा, 75/2 ही आएगा। √2 दिया है और एक दिया था आपका साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई बराबर 1/2 दिया है, पूछ लिया x की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, कोसेक x प्लस वाई किसके लिए, 45 डिग्री के लिए, और x माइनस वाई के लिए 1/2 क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो x माइनस वाई बराबर 30 और x प्लस वाई बराबर 75 सॉरी 45 और वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 75/2 आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया, देखिए ऐसा दे दिया था एक सर्कल, अब इसके बाद यहाँ से इसके बिल्कुल कह लीजिए कि परिमाप से, मतलब कि इसके सरकमफ्रेंस से हमको एक सेंटर से, ये सेंटर पे एंगल दे दिया था हमारा 108 डिग्री। अब पूछा था इसका जो आपका सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है उसको बताइए, बस क्या करना है, 108 का आधा आपको पता है, जो केंद्र पे कोण बनता है वह दोगुना होता है जो सरकमफ्रेंस पे बनता है, लेकिन सेंटर अगर दोनों एक ही है, यहाँ सेंटर है यहाँ, मतलब कि दोनों का जो आधार है सेम होना चाहिए, आधार तो सेम है, इसलिए जो सेंटर पे बनेगा वो दोगुना होगा सरकमफ्रेंस से, यानी 108 का आधा कितना हो जाएगा 54, या कितना हो जाएगा 54 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, देखते ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, a प्लस बी, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 दिया है और a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए बराबर 12 दिया था। इसके बाद आपसे पूछ लिया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू बताइए। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब, देखिए ध्यान से देखिएगा, बस इसी में रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू में यहाँ पे कर देंगे आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके बाद माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस इसी में रख दीजिए वैल्यू। देखिए जो दिया है बस इसी में रखना है लेकर। अब यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab ये पूछ रहा है हमसे, तो बस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 8 है, रख देंगे इंटू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 8 × 64 माइनस 3 ए बी बी सी सी ए की वैल्यू क्या है 12 12 36 36। अब 64 माइनस 36 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 14 माइनस 6 8 और यहाँ बचा 5 माइनस 3 2, बस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 224, ठीक है ना, इतना आंसर आ जाएगा। चलिए
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला है त्रिभुज एक्स वाई जेड में एम व एन भुजा, देखिए इस तरह त्रिभुज बनाया था। यहाँ देखिए आप लोग, जो क्वेश्चन लिया गया दोस्तों वही क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, इसको ध्यान देंगे। देखिए ये साइड एम है, ये एन है, ये वाई है और ये जेड है और यहाँ पे एक्स है। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा था, ये पूछा गया जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, उसमें यम और एन जो भुजा है, जो यम भुजा है वो एक्स वाई पर है और जो एन भुजा है, एन बिंदु है, वो हमारा एक्स और जेड का मिड पॉइंट है, ये बोल दिया गया है, मिडल पॉइंट है, बिल्कुल मध्य बिंदु है दोनों। तो जो बिंदु है एल बिंदु, इसमें एक एल है दोस्तों, यहाँ पे एक एल बिंदु बना दिया गया है, इसको ध्यान देंगे, एक एल बिंदु है। एल बिंदु पर एम एन पर जो मिल रहा है, तो एम एल और एल एन, मतलब कि एम एल रेशियो एल एन का दे दिया रेशियो कितना, 1:2 दे दिया है। और हमें एम एल का डिस्टेंस दे दिया है, कितना दे दिया है एम एल का डिस्टेंस, बता देंगे 4, एम एल का डिस्टेंस 4 दिया है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, एम एल बराबर 4 सेंटीमीटर यह दिया हुआ है। अब इसके बाद पूछ लिया आपसे वाई और जेड बताइए, तो आप लोग को पता होगा जब मिड पॉइंट पर हमारे सेंटर पे कोई रेखा खींची जाती है इसके पैरेलल, बेस के पैरेलल, तो हमारा जो ट्रायंगल बढ़ता है दोस्तों 1 और 2 के रेशियो में बचता है, 1 और 2 के रेशियो में बढ़ जाता है। तो हमारा अगर देखा जाए यक्स ट्रायंगल एक्स एम एन, यक्स एम और एन रेशियो ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यक्स वाई जेड का रेशियो कितना होगा, 1:2 होगा। अब देखिए यहाँ पे यह हमारा 1 और 2 के रेशियो में बटा हुआ है, यहाँ बोला है ना एम एल और रेशियो एल एन बराबर कितना 1:2, और 1 की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मतलब टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो 4 + 8 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। क्या एम एन की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गया। जब हमें पता है इस ट्रायंगल में जो बेस है हमारा वो एक रेशियो में मिलता है, तो और जो बड़ा वाला रेशियो है वो 2 में आता है, तो 12 दूना 24, मतलब कि यह हमारा कितना हो जाएगा बेस। पूछा गया वाई जेड की वैल्यू बता देंगे आप 24 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे। P बराबर दिया है 35,000, P की वैल्यू मतलब कि जो आपका P है वो 35,000 दिया है, ठीक है। और A अमाउंट दिया है आपका 45,000 रुपये, 45,000 रुपये दिया है, ठीक है। और रेट दे दिया है 10%, रेट दिया 10%। अब पूछ रहा है आपका जो रेट है पर एनम है, पर एनम रेट है, तो एसआई मतलब पर एनम एसआई पर आपका रेट आर जो है 10% है, तो टाइम बता दीजिए टाइम। तो देखिए इसमें आप वही लगाएंगे, एस आई इक्वल टू पी आर टी बटे 100, ये लगा देंगे। और यहाँ से P - A कर देंगे, सॉरी A - P करेंगे, अमाउंट -P होता है तो हमारा क्या आ जाता है, एस आई आ जाता है, यही तो आएगा ना। अब देखिए 45,000 - 35,000 करेंगे तो एस आई कितना आ जाएगा, 10,000। बस दोस्तों 10,000 जो 10,000 आएगा ना, 0,0,0,1,000 आएगा। तो ये देखे तो 35,000 पता है, हाँ 10,000 आ गया। अब 10,000 को आप यहाँ पर रखेंगे एसआई पर, P की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और R की वैल्यू यहाँ पे दिया ये रख देंगे, अब T निकल जाएगा, सिंपल है। चलिए इसको निकालिएगा आप लोग, ठीक है। इसका आप लोग निकाल कर कमेंट करिएगा, इसका आंसर बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आगे आने वाले जितने भी सेट होंगे ऐसे ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है A और B की आयु का अनुपात, A और B के आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है। इनके बीच जो 24 वर्ष का अंतर है, इन दोनों के बीच में 24 वर्ष का अंतर है, मतलब कि A - B बराबर 24 वर्ष है। तो इसमें A या B का पूछा था, उसमें A की आयु या फिर B की आयु बताइए। तो आप लोग ध्यान देंगे A और B का रेशियो 3:2 है और A - B का अंतर भी 24 है, ये वर्तमान आयु की बात कर रहा है दोनों। तो 3 - 2 अंतर अगर रेशियो में देखें तो 1 आ रहा है, 1 बराबर 24 है। जब 1 बराबर 24 है तो 24 तियां 1 अगर पूछेगा एज तो 24 × 3, अगर B का एज पूछा होगा तो 24 × 2 कर देंगे, 24 × 2 का मतलब 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 48 आ जाएगा, और 24 तियां 72, यह 72 आ जाएगा, ठीक है। A की 72 आयु है और B का 48 एज है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, वस्तु को 216 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए। अगर वस्तु कोई है, आपका वस्तु दिया है 216 रुपए में, 216 रुपए में बेच दिए, मतलब ये एसपी है, ये सेलिंग प्राइस है। अब इसको बेच रहे हैं जब, तो 10% की हानि हो रही है। जब 10% की हानि हो रही है तो 90% के बराबर है, 90% बराबर 216 रुपए, यानी कि आपका 1% बराबर मतलब 100 बराबर 100 रुपये बराबर 100 रुपये बराबर 216 बटे 90 गुणे 100 कर दीजिए। 1 0 1 0 से गया, यहाँ देखिए काटिए इसको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचा कितना 3, 9 चौको 36, यानी कि एक जो आपका आ गया क्रय मूल्य वो 2400, मतलब कि 240 रुपये, 2400 नहीं, यहाँ से जीरो काट दिया है ना, तो 240 रुपये आ जाएगा। इसको याद रखिए, ये सीपी आ गया आपका। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस डायरेक्ट निकालना रहता है, हमको देखना है और आंसर बताना है दोस्तों। अब देखिए यह भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसको मानेंगे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। किसी आयत में जो हमारा
लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, किसी आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है, लंबाई मतलब लेंथ और ब्रेथ का अनुपात दे दिया है 5 और 2, इसको मान लेते हैं 5x, इसको मान लेते हैं 2x। अब पूछा है जो परिमाप दिया है हमारा 224 परिमाप दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि हमसे लेंथ बताइए, लेंथ या फिर ब्रेथ उसमें पूछा था, तो लेंथ बताइए। जो बच्चा हमने बताया, हमसे बताया, वो बोला कि सर लेंथ इसमें पूछा गया था, तो लेंथ बता दीजिए कितना हो जाएगा। आपको पता है परिमाप कितना होता है आयत का, 2 गुणे 5x मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 5 2 7 7 दूनी 14x, 14x बराबर 224 है, तो 14 से काट दीजिए, 14 एकम 14 और 14 एकम 14 आपका कितना आ जाएगा, 14 छक, ठीक है, यहाँ पे 224 है दोस्तों ना, 224, 14 छक 84, एक्स के वैल्यू कितने आ गई, 16 आ गया एक्स का वैल्यू। तो बता दीजिए लेंथ अगर पूछा होगा तो 5x बराबर 5 गुणे 16, 16 पचे 80, ठीक है। अगर आपका ब्रेथ पूछा होगा तो 2x बराबर 2 गुणे 16, 16 दूना 32, दोनों में से कोई एक रहेगा, आप लगा देकर आंसर आगे निकल जाएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमारे क्वेश्चन कराने का मतलब है कि बस सेम इसी तरह क्वेश्चन आएगा। अब देखिए एक आया था ट्रिग्नोमेट्री से मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू के लिए, एक आपका दिया था 8 मतलब 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, तो पूछा था मिनिमम वैल्यू बताइए, क्या दोस्तों, मिनिमम वैल्यू बताइए इसका। अब देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है 2 रूट में a इंटू बी, तो 2 बाहर है गुणे a 8 हो गया, b आपका 25 हो गया, 8 गुणे 25, यहाँ से 5 बाहर आएगा, यहाँ से 1 2 आएगा, तो 5 दूना 10 दूनी 20, एक रूट अंदर बच जाएगा रूट 2, तो 20 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत काफी अच्छा था, इसको मानेंगे काफी बेहतर अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए दिया था ट्रायंगल, इसको आप लोग नोट करेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी में जो एंगल दिया है, ट्रायंगल ए ओ बी में जो एंगल ओ है दोस्तों, वो दिया है हमें 90 डिग्री, ठीक है, और एरिया दिया है इसी ट्रायंगल का एरिया दे दिया है ए ओ बी का एरिया जो दिया है हमें, एरिया जो दिया था वो दिया था 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दिया था। इसके बाद पूछ लिया था हमसे सर्कल का जो एरिया है, सर्कल, एक सर्कल इस तरफ बनाया था इमेज में, आपको ऐसे दे दिया था, जो यहाँ पे है वो आपका ओ है, ये ओ है जो कि 90 डिग्री दिया हुआ है ओ, ठीक है, ये आपका ए ओ बी हो गया। और हमको क्या दिया है, एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया दे दिया था दोस्तों, ऐसे है, इस ट्रायंगल का एरिया जो दिया था हमें वो दिया था 18 दिया है। अब हमसे पूछा है सर्कल का एरिया बताइए, तो आप लोग बताइए ध्यान से, यह भी आर है, यह भी आर है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, देखिए यह भी आर सेंटर से, तो सब तो रेडियस ही होंगे, तो आर गुणे आर मतलब कि 1/2 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 18 हो गया, तो यहाँ से 18 दूना 36, यानी आर का वैल्यू 6 आ जाएगा। जब आर का वैल्यू 6 आ गया तो पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे 6 अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा तो आप लोग बताएंगे इसको कमेंट में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन अच्छा था थोड़ा सा, इसको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और क्वेश्चन कर ले जाते बच्चे। अब देखिए यहाँ पे दिया है एसआई और प्रिंसिपल मतलब सिंपल इंटरेस्ट और आपका पी बराबर है। अगर एसआई और प्रिंसिपल बराबर हो जाते हैं तो पूछा गया, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बराबर होंगे, यदि आर बराबर 12.5% हो तब। तो बस सिंपल है, जब ये दोनों बराबर ही हो गए तो आपको सिंपल एसआई और पी कर देना है, तो एसआई और पी कट ही जाएंगे, तो बस इसका याद रखना है 12.5 को मतलब क्या लिखते हैं, 1/8 भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर टी बराबर 8 हो जाएगा, टी बराबर 8 हो जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है ना, टी बराबर 8 इसका आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसको करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी क्वेश्चन अच्छा है, यह भी अलजेब्रा से क्वेश्चन आया था, वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको भी करेंगे हम लोग, नहीं तो फिर डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 दिया था, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर दिया था 0। तो जब यह 0 दे दिया है और हमसे क्या पूछा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए भैया, यह पूछा हुआ है। और जब यह 0 दे दिया है तो मतलब ए बी इंटू नहीं प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 होगा, क्योंकि इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यह 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ गया है प्लस बी प्लस सी बराबर 2 है, तो हमको एक फार्मूला पता होगा दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जब ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 खत्म हो गया। अब हमसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि आए थे, तो आगे आने वाले शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और है हमारा सर्कल से, अच्छा क्वेश्चन था ये भी,
इसके एक सर्कल बना दिया है। अब इसमें जो एक इस तरह का एक क्रॉस मतलब इंटरसेक्शन दो लाइन है इसमें अंदर। एक लाइन है हमारा ए बी दिया था और एक लाइन दिया था सी और डी दिया था। जो हमारा ए और बी का यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या था पी था। ए और पी का वैल्यू जो दिया था हमें 6 दिया था और पी और सी का वैल्यू 3 दिया है। और पी और बी मतलब कि इसका वैल्यू दिया था ए पी का 6 दिया था और ए बी का दिया था। ए बी का हमको दिया था वैल्यू 15। जब ए बी का 15 है तो अगर ये 6 दिया है तो ये कितना बचा 8 6 15 8 बचेगा सॉरी 8 6 14 हो जाएगा ना 9 बचेगा। कितना हो जाएगा 9 ये 9 हो गया। जब पी बी 9 हो गया ए बी मतलब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया था। ए बी इक्वल टू 15 दिया था आपको और ए पी इक्वल टू 6 दिया था और सी पी इक्वल टू 3 दिया था। आपसे पूछ लिया था बस आप बताइए पी डी की वैल्यू। इसमें ध्यान से बच्चे सॉल्व करेंगे इसको हम क्योंकि दिक्कत हो जाती है इस वजह से क्योंकि बच्चे सी डी निकाल देते हैं पूरा। हमको सी डी पूछा ही नहीं है हमको केवल पी डी पूछा है तो पी डी सिर्फ निकालेंगे। तो बस इसका देखिए ए पी इंटू पी बी फार्मूला देखिए ए पी इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू डी पी। अब देखिए हमको ए पी की वैल्यू दिया है 6 और पी बी की वैल्यू 9 दिया है बराबर 18 सॉरी यह क्या है हमारा सी पी है। तो सी पी की वैल्यू कितनी है 3 तो यहाँ से डी पी निकाल लीजिए डी पी निकल जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 9 दूनी 18 कितना आ गया डीपी डीपी आ गया 18। जब डीपी 18 आया अगर सीडी पूछा होता उसमें तो 18 प्लस 3 कर देते 21 आ जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन अच्छा है। इसमें औसत पूछा गया सिर्फ वो दूरी वाला है औसत। एक क्वेश्चन दोस्तों हमको गलत लगा इस वजह से हम लिए नहीं। जहाँ पे ट्रेन पे था तो हमको डाउट था उसमें कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नहीं पूछा गया है तो उसको हम लिए नहीं है यहाँ पे। खैर एक व्यक्ति आधी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है और बाकी आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तो इसकी औसत दूरी बताइए। जो आधी दूरी है वह 20 से और पहली जो आधी दूरी है वह 30 किलोमीटर पर आवर से यह तय करता है और 20 किलोमीटर पर आवर से दूसरी बार तय करता है। तो बस इसकी औसत दूरी तो बता देंगे 2xy बटे x प्लस वाई यही तो होता है। बस यहाँ पर रख दीजिए 2 गुणे 30 गुणे 20 बटे के 30 20 50। इसको काट दीजिए 0 से 5 6 30 6 दूनी देखिए 0 0 से गया 2 दूनी 4 देखिए 5 36 हो गया ना 6 दूनी 12 दूना 24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना 24 लगाएंगे आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको आपके डिविजिबिलिटी रूल से पूछा गया था। इसको ध्यान देंगे। देखिए पूछा गया था 437x यह 11 से विभाजित है। किससे 11 से। तो x का वैल्यू बता दीजिए। x का वैल्यू कितना होगा दोस्तों। देखिए क्या करते हैं इसमें जो विषम स्थान होते हैं विषम स्थान और सम स्थान को एक साथ ऐड करते हैं। मतलब विषम स्थान वाले और सम स्थान पे आए हुए नंबर को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जब दोनों को माइनस कराते हैं तो 0 आना चाहिए पहला कंडीशन यह। या फिर दोनों का अंतर क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। 11 का मतलब जो 11 से कटने हैं 11 22 33 से आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं 4 और 7 को ऐड करते हैं तो 11 आ गया और 3 प्लस x करते हैं तो देखिए 3 प्लस x मतलब x में क्या रखेंगे 11 आ जाए तो बता देंगे आप सर 8 रखिए 8 2 10 11। अब देखिए 11 माइनस 11 कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। इसको इन दोनों को एक साथ इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे मतलब सम स्थान वाले डिजिट को एक साथ और विषम स्थान वाले डिजिट को एक साथ ऐड करके 11 से या फिर उसका अंतर जब निकालते हैं तो 0 आना चाहिए या फिर उसका अंतर 11 आना चाहिए। 11 मतलब 11 में जो 11 के टेबल में जो आते हैं वह नंबर आने चाहिए। बस अगर वो आ जाता है तो 11 से कटता है नहीं तो फिर नहीं कटता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 8 हो जाएगा क्योंकि कट रहा है। ठीक है ना। चलिए आप लोग डिविजिबिलिटी रूल पूरा देखें। चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में काफ़ी ज़्यादा उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहाँ से जो आपका ट्रिकी बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स कराया गया है। आप लोग आएंगे देखेंगे। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक ट्रायंगल बनाया गया था। इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरफ बीचों बीच से खींच दिया गया था। जो ये लाइन है दोस्तों ये बिल्कुल इस बेस को पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है। ठीक है। यह 16 दिया था बेस और यह वाला जो लाइन है हमारा यह 10 दिया है। दोनों बराबर हैं ये बोल दिया है उसमें। और जो हाइट है ये हमको पता करना है। तो सिंपल है जब हमारा यह समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है तो यह 10 है यह 10 है। जब दोनों 10 10 है यह हाइट है तो यह बराबर जब काट रहा है तो यह 8 है यह 8। देखिए 8 और 10 तो आप बता देंगे सर यह 6 आ जाएगा। ट्रिपलेट है ना। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर और प्लस h का स्क्वायर। तो यहाँ से 10 जहाँ में 100 माइनस 8 हटे 64 कर देंगे तो 36 आएगा। जो 36 आएगा वो h स्क्वायर के बराबर होगा यानी h की वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह आप लगा के रख देंगे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। देखिए यह हमारा अच्छा था यूनिटरी मेथड्स इसको लगाना था। ये अच्छा क्वेश्चन कहेंगे दोस्तों। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला कुछ था नहीं। मुझे बच्चे पढ़े होंगे वो लगा लिए होंगे। 77 बटे 77 के पावर 77 प्लस 77 बटे के 78। अब इसमें बताना था कि जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा। देखिए 77 कितना कम है 78 से -1 के पावर 77। ठीक है। ये बस माइनस वाला होता है इजी हो जाता है। 77 78 से कितना कम है 1 कम है तो -1 बटे
78 कर देंगे। अब देखिए -1 के पावर विषम संख्या होता है तो कितना आता है -1, और ये भी -1 है तो -2 आ गया। अब तो हमारा शेषफल -2 तो होगा नहीं कभी, -2 जब नहीं होगा तो 78 - 2 कर देंगे बराबर 76। 76 इसका आंसर सही है, ठीक है ना। इसको जो किए होंगे बच्चे उनका दिमाग अच्छा होगा, वो अच्छे से फटाफट कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा मैथ का। a + b = 11, a + b = 11 दिया है और a b = 15 दिया है, और पूछ लिया हमसे a² + b² की वैल्यू। ये भी पुटिंग मेथड से कर सकते हैं। a² + b² की वैल्यू दिया, लेकिन आपको पता है, हमें पता है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। अब देखिए a + b का वैल्यू दिया है 11 तो 121 हो गया यहाँ पे, और a² + b² की वैल्यू हमको पता करना है, a² + b² हो गया 2 × ab यानी 2 × 15, 15 दूना 30। अब 30 को इधर लाके माइनस कर देंगे, 121 - 30 कर देंगे तो आ जाएगा 91। कितना आएगा दोस्तों? 91 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन लगेंगे तो ध्यान से आप लोग लगाए होंगे इसको। अब देखिए एक हलवा क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल कहिए घटिया क्वेश्चन, जिसे घटिया बोलते हैं, घटिया बोलते हैं, घटिया का घटिया, घटिया के पावर अनंत, ठीक है। यक्स का पता नहीं क्यों एसएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, पता नहीं क्या जताना चाहती है। लग रहा है इस बार मेरिट काफी हाई जाने वाली है। 20% वाई का 30%, तो बताइए यक्स रेशियो वाई की वैल्यू बता दीजिए। बस इसको सॉल्व करिए, यक्स × 20 = वाई × 30, ठीक है। तो यक्स बटे वाई बराबर 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको काट के आप लोग बता देंगे 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो एरिया बता दीजिए। इसका एरिया बताइए। तो आपको पता होगा, आप बचपन में हीरोज फार्मूला पढ़े होंगे 6, 7, 8 में, या फिर आप कोई समय पढ़ाया जा रहा है क्षेत्रमिति चैनल पे, देखिए बिल्कुल बेसिक से क्षेत्रमिति पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ ट्रायंगल वगैरह सब कुछ चल रहा है, आप देखें वहाँ पे। तो ये 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर जब दिया है तो हीरोज फार्मूला क्या होता है? आप लोगों को पता होगा हीरोज फार्मूला, रूट में s - b s - c। जो s है दोस्तों अर्ध परिमाप है, s बराबर होता है a + b + c/2, अर्ध परिमाप है। यहाँ पर रखेंगे 11, 12, 13 तो आ जाएगा 11, 11 दूनी 22, देखिए 13, 13 दू 15, 15 10 25, 25 10 आपका 35 और 1 46, कितना आ जाएगा? देखिए सही तो है, 13 2 15, 15 10 25, 25 10 35, 36 आएगा दोस्तों ना, 36 आएगा, 36/2। तो यहाँ से काट देंगे 18 आ गया। अब देखिए इसको इसमें रखेंगे तो 18, पहले तो रखेंगे इसकी वैल्यू 18 गुणे 18 - a, 18 - a गुणे 7 हो गया, और 18 - b, 18 - b मतलब 12 गुणे 6 हो गया, 18 - 13, 18 - 13 करेंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 का पेड़ तो बन रहा है, तो बता देंगे जो हमारा त्रिभुज एरिया आएगा 6 गुणे, यहाँ पे अंदर क्या बचा? 6 × 18 3 बचा, गुणे 7 बचा और गुणे 5 बचेगा, है ना। देखिए 5 से 35, 35 3 3 × 5 = 15, 35 × 105 होता है क्या? 35 3 3 × 5 = 15 को 5, 3 × 9 = 10, 105 हो गया, यानी कि 6√105 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 6√105। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसमें पूछा गया था जो tan थीटा की वैल्यू दिया है, tan थीटा की वैल्यू दे दिया है हमें 21/20 दे दिया है। इसमें पूछा गया था, अब बताइए sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू बता दीजिए। तो इसके वैल्यू पूछा है, tan थीटा की वैल्यू दिया है, तो आप इसको tan बना लेंगे। tan बनाने का क्या कारण है? बस इसमें cos से डिवाइड करा देंगे। जब cos से पूरे ऊपर नीचे डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा -1, यहाँ हो जाएगा tan थीटा +1। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितना है? 21/20 -1, यहाँ हो जाएगा 21/20 +1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21 - 20 आएगा और नीचे आ जाएगा 21 + 20, यानी कि 1/41 का आंसर हो जाएगा, 1/41, इसको याद रखेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट और यही लास्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखेंगे, इसके बाद रीजनिंग कराते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह भी वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया था, 2x + y = 6 और xy = 4 दिया है। हमसे पूछ लिया x 8x³ + y³, इसका वैल्यू बता दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं दोस्तों 2, यहाँ पे अगर 2 रख दें और यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 + 2 6 आ गया, और 2 × 2 2 × 2 कितना आ गया? 4 आ गया, मतलब कि x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, तो वैल्यू पुटिंग मेथड सबसे इजी होता है। अब यहाँ पर रख दीजिए 8, x की वैल्यू कितना है? 2 की पावर 3 + 2 की पावर 3, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 64 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 8 72। अब एक चीज आप चेक करेंगे, बस यहाँ पे प्लस था कि माइनस था? अगर प्लस रहा होगा तो 72 आएगा, अगर माइनस रहा होगा तो 64 - 8 करेंगे आप, 64 - 8 करेंगे आपका कितना आ जाएगा? 56, ये आंसर आएगा, ठीक है। एक चीज चेक कर लेंगे आप लोग। चलिए तो यह सब रहे क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके कुछ मैथ के रहे हैं ना। अब हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, कुछ रीजनिंग के करेंगे, बाकी सब तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन रीजनिंग के जो हमको लगा अच्छा क्वेश्चन है उसको हम ले लिए। अब देखिए इसमें दिया था हैकर
रीजनिंग का है, HACKER। बस यहाँ पे आप लोग रिव्यू कर रहे हैं, बस समझ जाइए कैसे क्वेश्चन आ रहा है। जो हैकर है उसको लिखा था IZDJFQ। हैकर को जब IZDJFQ लिखते हैं तो बताइए कंप्यूटर को क्या लिखेंगे, COMPUTER। इसका वैल्यू पूछा गया था। तो बताइए, देखिए इसमें एक में +1 हो रहा है, +1 HI -1 ए के पीछे जाएंगे तो Z आएगा, फिर +1 C के एक आगे जाएंगे तो D आ जाएगा, फिर -1 K के एक आगे जाएंगे तो कितना आएगा, K में से एक माइनस करेंगे तो J आ जाएगा, J के होता है। तो इस तरह +1 करेंगे E F आता है तो F आ गया, इस तरह -R करेंगे तो PQR आ जाता है। तो इसके पीछे बस इसी तरह इसमें +1 -1 कर लेंगे आप लोग, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरीका बता रहे हैं आपको कैसा लगेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था म्यूजिक, MUSIC। इसको लिखा गया था DKVYR। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो हमारा C है दोस्तों, ये C है, C में +1 करते हैं तो D आता है। C में +1 किए, देखिए C में +1 किए, C +1 किए तो D आ गया, C D। इसी तरह I में +2 किए, I ABCDEFGH I J K, 2 +2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है। इसी तरह S में +3 करेंगे, क्या करेंगे, +3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, V आएगा। ठीक है, अब इस तरह +4 करेंगे तो क्या आएगा, Y आएगा। इस तरह +5 करेंगे M में तो कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो अब पूछा था जो वैल्यू, हमसे पूछा था स्टार्ट का वैल्यू बताइए, START। तो बता देंगे आप लोग। T में +1 करेंगे तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, तो U से स्टार्ट होगा। अब इसको आप लोग लास्ट करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो सबसे अच्छा तरीका है करने का रीजनिंग, पहले तो 1 ऐड किए, अब इसके बाद 5 आ रहा है तो देखिए 1 2 3 4 5 ऐड करना है तो बता दीजिए S में PQRS TUVWX, लास्ट वाला X आएगा। अब पहला और लास्ट वाला अगर चेक कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ज्यादा एक और चेक करेंगे, PQRSTUT से स्टार्ट होगा या फिर लास्ट में X होगा। तो इस तरह पकड़ने का आसान तरीका है, पूरा नहीं निकाला जाता है कभी, नहीं तो फिर चुतियापा हो जाता है एक तरह से कह लीजिए, या फिर टाइम वेस्ट जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। चलिए अब पूछा गया है मोबाइल, जब मोबाइल को 12 लिखते हैं, MOBILLE बराबर 12 दिया है। अब पूछा है सिम, और दिया है सिम बराबर 6 है। तो बताइए आप नेटवर्क क्या होगा, NETWORK, नेटवर्क का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए मोबाइल मतलब 12, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर है, 6, तो 6 गुणे 2 कर दिया है, 6 गुणे 2 बराबर 12 हो गया। इस तरह 1 2 3 3 नंबर है, मतलब 3 गुणे 2 कर दिया है, 3 दूनी 6 आ गया। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 गुणे 2 बराबर 14, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग फास्ट तरीके से करते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन लगते रहते हैं। अब देखिए एक दिया है एनालॉजी से 2 क्वेश्चन आए थे। ये तो रहे आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग से। ये दिया था मुर्गी अंडा है, मतलब मुर्गी अंडा देती है, तो बताइए गाय क्या होगा। गाय मतलब मिल्क ही तो हो जाएगा, मिल्क या फिर दूध, उसमें आंसर दे दिया होगा, दूध लगा के देंगे, सही हो जाएगा। इसके बाद एक और दिया था एनालॉजी में, पंखा दिया था, यहाँ पे हवा से रिलेटेड है पंखा का। तो बताइए आप, जो बल्ब होगा वो किससे रिलेटेड होगा, बल्ब, तो क्या होगा, जब पंखा हवा देता है तो बल्ब क्या देगा, प्रकाश ही तो देगा, प्रकाश या रोशनी उसमें दिया होगा। तो आप लोग लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद दिया था 13 विद्यार्थियों को जब एक कक्षा में खड़ा किया जाता है तो विराट जो है प्रारंभ से 17वें नंबर पे, 31 विद्यार्थियों को जब खड़ा किया गया तो विराट जो है स्टार्टिंग से 17वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 17वें नंबर पे। तो बताना है कि अंत से विराट कितने नंबर पे आएगा। देखिए 17 दूनी 34, 34 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16। अब देखिए 17 माइनस 16 कर देंगे तो 17 माइनस 16, क्योंकि यहाँ पे 2 बार काउंट हो रहा है ना, 17 माइनस 16 करेंगे, यहाँ पे 15 दिया है तो 15वें नंबर पे बात कर रहा है, तो 15 प्लस 1 ये माइनस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर सुन लेंगे। 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विराट का प्रारंभ से 17वां स्थान है, तो अंत से क्या होगा, तो अंत से यहाँ पे 15 आ रहा है। जब यहाँ पे 15 आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 15 आ रहा है, देखिए 15 15 30 2 नहीं 16, देखिए तो कितना आ गया, 15 और 15 30 बचेगा, यहाँ पे 5 2 7 2 बचेगा ना, तो 30 2 32 हो जा रहा है। तो बस इसी वजह से हम लोग एक माइनस कर रहे हैं, 32 हो रहा है ना, तो इस वजह से 16 माइनस कर रहे हैं बढ़ाकर। इसमें 15 है तो एक बढ़ाकर माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 बार काउंट हो रहा है, इस वजह से कितना आ गया, 31 माइनस लास्ट वाला पूरा कितना, 31 माइनस, अगर पूरा हम लोग माइनस कर देते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो लास्ट का है दोस्तों ये वाला 17 दिया है, 17 में से एक माइनस कर दीजिए, 16 आ गया। तो आप काम करेंगे 31 माइनस 16 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15, यह राइट आंसर हो जाएगा 15। अब देखिए एक सीरीज से दिया है, सीरीज से अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान देंगे आप लोग। सीरीज से दिया था, देखिए क्या दिया है सीरीज से, ध्यान से देखेंगे। देखिए 9 19 39 79 159, तो बताइए आगे क्या आएगा। अब देखिए 9 गुणे 2 प्लस 1 कितना हो रहा है, 19 आ रहा है। उसी तरह 19
गुणे 2 प्लस 1, 19 दूनी 38, 1 39। ठीक है, अब इस तरह 39 गुणे 2 प्लस 1, दोनों 18 को 8, 2 3 6 1 7, 78 प्लस 1 79 आ गया। इस तरह 159 गुणे 2 प्लस 1 कर देंगे, दोनों 18 को 8, 2 5 10 11 को 1 हाथ में 1 2 कम 2 1 3 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 319 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप देख रहा है, यह भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। CDE लेकिन सीरीज में दिया था, IJK इसके बाद NOP, तो आपसे यहाँ पे गैप देकर RST दे दिया था। अब ध्यान से देखेंगे CDE FGH 3 का गैप हो गया, FGH के बाद IJK LM 2 का गैप हो गया, NOP जब यहाँ पे 3 का गैप यहाँ पे 2 का गैप, कितना IJK LM NOP, OP के बाद P, देखिए तो P हो गया, P के बाद Q मतलब 1 का गैप हो गया, PQ 1 का गैप हुआ तो कितना आ जाएगा 3 आएगा ना। Q के बाद देखिए, Q के बाद PQRST कितना गैप हो रहा है देखिए तो, CDE 3 का गैप हो गया। ठीक है, जब 3 का गैप हुआ दोस्तों तो आपका कितना आ गया ABCDE FGH IJK आ गया, इसके बाद 2 का गैप किया, IJ के बाद KL IJK LM M L और M का गैप किया तो NOP आ गया, LM NOP क्यों का गैप किया तो कितना आ जाएगा 1 का गैप किया। इसमें कुछ छूट रहा है क्या, शायद यह निकालने को दिया था हमको, यह वाला निकालने को दिया था ना, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे आपका क्या आएगा NOP आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इस तरह दिया था, यह दिया था, इसमें 3 का गैप हो रहा था, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 1 का गैप आ रहा था, इस तरह का था कुछ। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आए थे, इजी क्वेश्चन थे, उसमें ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। अब देखिए इसमें दिया मैमल्स मतलब स्तनधारी, जो हम ग्राफ बनाते हैं ना ग्राफ, और इसमें ग्राफ बनाने के लिए था मैमल्स मतलब स्तनधारी और दिया था रेप्टाइल्स REPTILE रेप्टाइल्स मतलब कि रेंगने वाले जीव। और एक और दिया था छिपकली मतलब लिजार्ड, LIZARD लिजार्ड मतलब कि छिपकली की बात किया था, छिपकली। तो बताइए इसमें जो ग्राफ दिया था, 4 ग्राफ दिए थे, उसमें जो सही हो जाएगा देखिए, जो लिजार्ड है वह तो आ जाएंगे किसमें दोस्तों, रेंगने वाले जीव में, रेप्टाइल्स में, मतलब लिजार्ड रेंगने वाले में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो स्तनधारी होंगे मैमल्स वो अभी रेंगते हैं, कुछ रेंगने वाले हैं, तो आ जाएंगे आपका M इसमें। इस तरह का फिगर बनेगा। ठीक है ना, इसको आप लोग सही करेंगे, आगे निकल। एक और दिया था चंडीगढ़ इंडिया सियोल, चंडीगढ़ भारत और सियोल। आपको पता होगा सियोल किसका कैपिटल है, दक्षिण कोरिया का। ठीक है, दक्षिण कोरिया का कैपिटल क्या है, सियोल है। नॉर्थ कोरिया का क्या है, क्या बताएंगे, नॉर्थ कोरिया का आप लोग कमेंट करिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को याद होना चाहिए, ज्यादातर आपका कैपिटल वगैरह देश का याद होना चाहिए। अब देखिए चंडीगढ़ भारत के अंदर है तो भारत हो गया, उसके अंदर चंडीगढ़ हो गया, सियोल सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बनेगा इसका फिगर। चलिए एक और दिया था दोस्तों सीरीज में, दिया था 7 16 34 70। तो बताइए आप यहाँ पे क्या आएगा। देखिए 7 दूना 14, 7 गुणे 2 प्लस 2, 7 दूना 14 2 16, अब 16 गुणे 2 प्लस 2, 16 दूना 32 2 34, इस तरह 70 गुणे 2 प्लस 2 कर देंगे, 70 दूना 140, 142 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 142। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह एक आप पूछा था कुछ जीके छूट गया, उसको देख लेते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। FOD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फ्लॉपी डिस्क डाइस हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे, ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो जाएगा। इसके बाद सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ प्रश्न मिरर के दिए थे और कुछ जो कटिंग पेपर होते हैं ये दिए थे, बाकी आपका जो पूरा फुल एनालिसिस है हम यहाँ पे कर दिए। तो दोस्तों आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कैसा पेपर आ रहा है, बिल्कुल इजी पेपर आ रहा है। तो आप लोग चैनल पे अभी भी नहीं जा रहे हैं, अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं चैनल से, तो सारे अवार्ड पड़े हुए हैं, जहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपका फंस रहा है आप लोग देख रहे हैं। मैथ के सारे क्वेश्चन सारे अपडेट पड़े हुए हैं, आप लोग उसको देखिए। फिजिक्स का पूरा जो सिनेरियो है, पिछले साल का पेपर है वो कराया गया है, प्लेलिस्ट में आइए, ग्रुप डी के नाम से, ग्रुप डी और NTPC के नाम से। इसके बाद दोस्तों सारे अवार्ड आइए आप लोग देखिए, सब कुछ बहुत सारे करंट का पेयर, करंट के हर एक टॉपिक पड़ा हुआ है, आप लोग देखिए ना, युद्ध अभ्यास हो गया, इंडेक्सेस हो गया, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो बस यही रहा हमारा आज का एनालिसिस, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कैसा क्वेश्चन आ रहा है और इसको अच्छे से अपना तैयारी करके ही जाएं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।